हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग। और पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मोशन, और आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे एक बेहतरीन चैप्टर है जो आपके डेली लाइफ में कई सारी चीज़ों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। क्यों हम ऐसा होता है, क्यों वैसा होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। वो सारे प्रॉब्लम्स को आज हम बात करेंगे उनके बारे में। जैसे आपने देखा होगा जो चंद्रमा हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है, पृथ्वी जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये सब क्यों होता है। पूरा ब्रह्मांड कहीं ना कहीं रोटेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चलती रहती है। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम आज जानना चाह रहे हैं, लेकिन यदि हम बात करें मानव सभ्यता की तो हर एक इंसान जब भी कोई चीज देखता है तो उसके अंदर एक क्यूरी जनरेट होती है कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो ये बहुत पुरानी चीज है, लोगों के दिमाग में चलता आ रहा है बहुत पहले से कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो कई सारे लोगों ने इसके ऊपर अलग अलग भ्रांतियां थी। कुछ लोग कुछ और जानते थे, कुछ ने कुछ और बताया। भाई पहले लोग जानते थे कि भाई अर्थ फ्लैट है, फिर पता चला कि भाई पहले ये लगता था कि भाई अर्थ जो है स्टेबल है, सन चारों तरफ घूमता है। फिर बाद में पता चला कि भाई सन नहीं, अर्थ घूमता है। फिर पता चला कि अर्थ भी घूमती है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं धीरे धीरे जो आगे पता चली। तो ये चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन, ठीक है। ये ग्रेविटेशन वर्ड कहाँ से आया और क्यों हमने देखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है ना। ये सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। और ग्रेविटेशन जो है उसकी शुरुआत होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि न्यूटन ने दिया था। और उस फॉर्मूले को जो उनने दिया था वो एक साइंटिस्ट थे, बहुत महान साइंटिस्ट जिनका नाम था केपलर। उनकी थ्योरी के आधार पर उन्होंने दिया था, ठीक है। पहले लोग ये मानते थे, केपलर ने ये कहा था कि भाई जो है अर्थ जो है या जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कहीं ना कहीं सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वो एक इलिप्टिकल पाथ में लगाते हैं, इस तरह से उन्होंने कहा। और जिस पाथ में वो चक्कर लगाते हैं उसको ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। ये सारी बातें केपलर ने अपने लॉज में कही, ठीक है। तो ये केपलर ने क्या कहा था, उनने टोटल मिला के 3 लॉ दिए थे। उन 3 लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर किस तरह से न्यूटन ने जो है इन लॉ को यूज करके अपना एक नया लॉ दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आज भी उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। और न्यूटन की जो सबसे महान लॉज कहे जाते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कहा जाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो आइए बातें करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के सबसे पहले टॉपिक के बारे में जो है केपलर्स लॉ, ठीक है। तो केपलर्स ने 3 लॉ दिए थे, ठीक है। क्या दिए थे? 3 लॉज दिए थे। पहला जो लॉ था उसको बोला जाता था लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या कहा था? लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। जो पहला लॉ उनका था उसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो उनने क्या कहा, केपलर ने ये कहा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किसी भी पाथ की बात करें कि किस पाथ में चक्कर लगाते हैं अराउंड दी सन, ठीक है। तो उनने कहा कि जो सारे के सारे प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलिप्टिकल पाथ में, ठीक है। और इस इलिप्टिकल पाथ में यदि हम बात करें तो इलिप्स जो होता है उसमें 2 फोकस होते हैं, 2 फोकी होती हैं, F1 F2 इस तरह से, ठीक है। ये 2 फोकस में से एक फोकस पर कौन होता है? सन होता है, ऐसा उनने कहा, ठीक है। और प्लैनेट क्या करता है? सन की चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगाता है, ठीक है। अब देखो यहां पर डिस्टेंस ज्यादा हो रही है, यहां पर डिस्टेंस कम हो रही है, ऐसा केपलर ने डिफाइन किया था कि जब वो पास में होता है तो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स काम करता है, जब वो दूर होता है तो ज्यादा कम फोर्स काम करता है। तो उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे बाद में। तो उनने क्या कहा पहले लॉ में, लॉ ऑफ ऑर्बिट जिसको कहते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। कौन से पाथ में चक्कर लगा रहा है? ऑर्बिटल या इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगा रहा है। तो यहां क्या है पहला लॉ? ऑल द प्लैनेट्स planets moving around the sun in an elliptical path, ठीक है। जो चक्कर लगा रहे हैं प्लैनेट्स वो काय में लगा रहे हैं चक्कर? एक इलिप्टिकल पाथ में लगा रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ क्या कहता है कि जितने भी प्लैनेट हैं, मतलब टोटल मिला के 9 प्लैनेट हैं, तो सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? सन की चारों तरफ घूम रहे हैं। और किस पाथ में घूम रहे हैं? इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये था पहला लॉ। अगले लॉ की बात करते हैं जो है सेकेंड लॉ, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। ये जो लॉ ऑफ एरिया था ये इसमें उन्होंने क्या डिफाइन किया? उनने ये कहा कि ये जो सन का जो
चारों तरफ कोई, यदि कोई एक प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस कम है लेकिन यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है। तो उनने ये कहा कि सपोज करिए कि प्लैनेट है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है। किसमें जाता है? किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है टी टाइम के अंदर। कितने टाइम के अंदर जाता है? टी टाइम के अंदर जाता है। तो ये जो एरिया बनेगा, क्या बनेगा? ये जो एरिया बनेगा, ठीक है, ये मान लिया ए है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि वही प्लैनेट यदि कहां से, इस सी पॉइंट से डी पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है, उसी टाइम टी में, तो जो एरिया बनेगा, ठीक है, तो ये एरिया ए है और ये एरिया, इसको अपन ने A1 मान लिया और इसको A2 मान लिया। तो उन्होंने क्या कहा कि जो एरिया बनाएगा ये प्लैनेट, ठीक है, फ्रॉम A टू B एंड देन C टू D, इस सेंटर से जो एरिया बनेगा, ट्राइंगल टाइप का जो एरिया बन रहा है, ये जो दो एरिया होंगे, A1 होगा किसके बराबर? A2 के बराबर होगा हमेशा। लेकिन बात करें किसमें? सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। यदि कोई भी प्लैनेट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है टी टाइम में, एंड देन जा रहा है C टू D, या तीसरे से चौथे पॉइंट पे जा रहा है उसी टाइम इंटरवल में, टी टाइम इंटरवल में, देन जो एरिया होगा, ठीक है, फॉर A टू B एंड देन C टू D, जो एरिया बनेगा वो एरिया हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। यही उनका सेकंड लॉ था। किसने दिया था? केपलर ने, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड लॉ था, ठीक है, ये समझ में आया लॉ? बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि भाई जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, पहला लॉ था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगा रहे हैं किसमें? एक ऑर्बिट, इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगा रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में पाथ चक्कर लगा रहे हैं। सेकंड लॉ क्या था? जो एरिया होगा, ठीक है, स्वीप्ड बाय अ प्लैनेट इन टी टाइम इज इक्वल टू दी अनदर, मतलब जो A टू B जाएगा टी टाइम इंटरवल में, उसी टी टाइम इंटरवल में कहीं भी जाए, उतने ही टाइम में वो जितना भी एरिया बनाएगा वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो लॉ क्या है? एनी प्लैनेट द प्लैनेट्स स्वीप्स आउट equal area, the planets sweeps out equal area in equal interval of time around the sun। समझ में आया? कोई भी जो प्लैनेट है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वो इक्वल टाइम इंटरवल में हमेशा एरिया जो बनेगा वो क्या होगा? इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या? देखो यहाँ पर, अब भाई ऐसा कुछ, यहाँ तो डिस्टेंस कम है लेकिन यहाँ डिस्टेंस ज्यादा हो रही है, तो इससे क्या डिफाइन हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो आर्क बन रहा है ये कहीं ना कहीं यहाँ ज्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा। तो इससे क्या साबित हो रहा है? यहाँ पर देखिए एरिया ज्यादा, यहाँ जो आर्क है ज्यादा है, यहाँ आर्क कम है। तो इससे क्या डिफाइन हो रहा है? इससे ये डिफाइन हो रहा है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है प्लैनेट की वो ज्यादा होगी और यहाँ वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। अब ये क्यों कम होगी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो उनने इसमें एक बात और बोली, उनने ये कहा कि जो एरियल वेलोसिटी होगी उस प्लैनेट की वो नजदीक में ज्यादा होगी और जो दूर होगा तो वहां पर ज्यादा होगी, यहां कम होगी और यहां पर ज्यादा होगी, ठीक है। तो एरियल वेलोसिटी is more at near the sun and less at more distance, या away from the sun, ठीक है। मतलब क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि कोई भी प्लैनेट, यदि कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है, यदि वो पास होगा तो उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, मतलब एरियल वेलोसिटी ज्यादा होगी और यहाँ एरियल वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो जो नेट एरियल वेलोसिटी है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहां हम लिख सकते हैं नेट एरियल वेलोसिटी क्या होगी? उसकी कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केपलर लॉ का सेकेंड लॉ, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड लॉ की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कहा जाता है।
ठीक है, थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं। तो थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ ने कहा अब ये जो थर्ड लॉ था ये टाइम पीरियड का रिलेशन था किसके साथ? उसके ऑर्बिट के डिस्टेंस के साथ। तो यहां मैं क्या बना लेता हूं, उस ऑर्बिट को बना लेता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है, ठीक है, और यहां सन था, ठीक है, हमने देखा था। अब ये सन जो है कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं, यहां पर उसकी डिस्टेंस अलग है, यहां उसकी डिस्टेंस अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, इस तरह से डिस्टेंस अलग अलग हो रही है। तो इसको हम रेडियस तो नहीं कह सकते, क्योंकि रेडियस हमेशा क्या होता है, सर्कल में लेते हैं, और सर्कल में रेडियस हमेशा इक्वल होती है, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है। तो यहाँ जो रेडियस लेंगे या डिस्टेंस लेंगे उस प्लैनेट की, हम उसकी एवरेज डिस्टेंस ले लेंगे, तो उसे बोलते हैं एवरेज रेडियस। क्या बोलते हैं? एवरेज रेडियस। तो अकॉर्डिंग टू केपलर, केपलर ने ये कहा कि जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का मतलब क्या है, कोई भी प्लैनेट जो एक चक्कर लगा रहा है अराउंड दी सन, सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है, उस टाइम पीरियड की बात कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसकी रेडियस के क्यूब के। इसका स्क्वायर जो होता है, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एवरेज रेडियस के क्यूब के। ये किसने कहा था? केपलर ने कहा था अपने थर्ड लॉ में, ठीक है। जब ये प्रोपोर्शन हटाओगे तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, दैट इज के। तो ये क्या हो जाता है, के आर क्यूब हो जाता है। दिस इज दी थर्ड लॉ ऑफ केपलर, ठीक है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे आगे, है ना। तो थर्ड लॉ ऑफ केपलर में उन्होंने क्या कहा कि भाई कोई भी जो टाइम पीरियड होगा किसी प्लैनेट का अराउंड द सन, उसका स्क्वायर एवरेज रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एवरेज रेडियस, ठीक है, ऑफ प्लैनेट एंड सन, ठीक है। जो एवरेज रेडियस है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। जब ये प्रोपोर्शन हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज के, ठीक है। तो ये हो गया आपके तीन लॉज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। और केपलर ने शुरुआत की थी कहीं ना कहीं प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड, कि भाई प्लैनेट कैसे मोशन करते हैं, इसलिए इनको केपलर के प्लैनेटरी मोशन लॉ भी कहते हैं, प्लैनेटरी मोशन लॉ भी कहा जाता है। और यहीं से शुरुआत हुई थी किसकी? ग्रेविटेशन की, ठीक है। कहीं ना कहीं ब्रह्मांड को जानने की जो सोच थी वो हर आदमी कहीं ना कहीं चाहता था कि ब्रह्मांड में किस तरह से सारी प्लैनेट होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी जानकारी इंसान जानना चाहता था। और वहां शुरुआत हुई केपलर के द्वारा। और इसके बाद जो उनका थर्ड लॉ था, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई, किसको? न्यूटन को। कैसे आई, आइए बात करते हैं न्यूटन के लॉ के हिसाब से, ठीक है। अब न्यूटन का लॉ तो जो भी था वो कहां से आया? इस थर्ड लॉ से आया। उनने जो अपना थर्ड लॉ का विचार था वो कहां से दिया था? केपलर के थर्ड लॉ से दिया था, ठीक है। कैसे दिया, आइए बात करते हैं। केपलर उनने क्या कहा कि हर प्लैनेट, जो केपलर थे उनने कहा कि हर प्लैनेट कहां घूमता है? सन के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। और न्यूटन ने भी कहा कि भाई हर प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, या पूरा ब्रह्मांड जो कहीं ना कहीं सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, या किसी एक बॉडी की चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो वो क्यों लगा रहा है चक्कर? वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो किसी ना किसी फोर्स की वजह से उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है। और ये कैसे पता चला न्यूटन को? न्यूटन की कहानी आपने सुनी होगी भाई, कि न्यूटन एक बार अपने किसी एकांत में एक जगह बैठे हुए थे, जहां पर एक एप्पल का पेड़ लगा हुआ था, उसके नीचे वो आराम से बुक पढ़ रहे थे, एकदम से उनके ऊपर एक एप्पल गिरा। तो उनका दिमाग जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये हुआ कि भाई ये पेड़ से जो फल गिरा है, एप्पल गिरा है, वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? फिर उन्होंने ऊपर फेंक के देखा, वापस नीचे आया। इस तरह से उनके दिमाग में एक अलग सी सोच आई कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो उनने इस चीज को जानकारी लेने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो उनको ये समझ में आया कि भाई कोई भी चीज जो है वो हमेशा अर्थ की तरफ ही आती है। तो उनने ये कहा कि भाई जितने भी प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ। ये उसी फोर्स की वजह से घूम रहे हैं जिस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है,
ठीक है, इस तरह से उनने शुरुआत की इसकी। और जब उनने केपलर्स के लॉ को देखा, समझा, तो उनने एक नया लॉ दिया जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया। अब उनने कहा था कि भाई सारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ। तो कहीं ना कहीं वो एक फोर्स लग रहा है किसकी तरफ, सन की तरफ एक फोर्स लग रहा है, जिसका नाम उन्होंने दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। और जिस एक्सेलरेशन के साथ वो घूम रहे हैं उसका उन्हें नाम दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो उनने कहा कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो v²/r के बराबर होता है। तो जो फोर्स था, हमें पता है कि भाई F = ma होता है। ठीक है, तो उनने कहा जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू, वो होगा mv²/r के बराबर होगा। किसने कहा था ऐसा, न्यूटन ने कहा था कि कोई भी प्लैनेट जब सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है तो उस टाइम पर उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है सन के द्वारा, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू mv²/r, जहां पर v क्या है, वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट है, m इज द मास ऑफ दैट प्लैनेट एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, ये सारी बातें उन्होंने बताई। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, अब हमें पता है जो डिस्टेंस होगा, है ना, डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोई भी प्लैनेट घूम रहा है चारों तरफ, ठीक है, वो कितना होगा। यदि हम डिस्टेंस की बात करें कि कोई भी प्लैनेट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है अराउंड दी सन, वो कितना होगा, 2πr के बराबर होगा, क्योंकि भाई कोई भी प्लैनेट जो है वो चक्कर लगा रहा है किसमें, एक सर्कुलर पाथ में। न्यूटन ने जो बात की थी, अच्छा, न्यूटन ने और केपलर में थोड़ा सा डिफरेंस था लॉ में। न्यूटन ने एक चीज सपोज की थी कि जितने भी प्लैनेट है वो चक्कर लगा रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में, मतलब उनका रेडियस क्या है, बराबर है हर जगह। लेकिन केपलर ने कहा था कि वो एक इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगा रहा है जहां पर रेडियस बराबर नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखना है। तो न्यूटन ने यहां पर क्या कहा कि सारे प्लैनेट जो है चक्कर लगा रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में, और सन का होता है उसके सेंटर में, और जब भी वो सन के चारों तरफ घूमेंगे तो हर बार उनकी डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो जो डिस्टेंस टोटल कवर किया उसने वो कितना होगा भाई, एक चक्कर कितना होगा, 2πr के बराबर होगा। तो स्पीड या वेलोसिटी जो होगी पार्टिकल की या उस प्लैनेट की कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी। कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड होगी। अब यदि मैं डिस्टेंस को 2πr ले लूं, क्या ले लूं, 2πr ले लूं, और टाइम को t ले लूं, कैपिटल T ले लेता हूं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2πr/t हो गया। अब यदि इस वैल्यू को उठा के मैं यहां रख दूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू, सॉरी, फोर्स विल बी इक्वल्स टू m इंटू वी कितना है भाई, 2πr का होल स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, t भी था यहां पर, t का स्क्वायर इंटू r हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला स्टार्ट। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए यहां पर, जब इसको खोलोगे आप तो ये हो जाएगा 4π² r² इंटू m डिवाइड बाय t² इंटू r। ठीक है, कितना हो गया, 4π² r² m अपॉन t² r हो गया। अब देखिए ये r से क्या हो गया, ये r कैंसिल हो गया, क्या हो गया, r से r कैंसिल हो गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो गया भाई, 4π² mr डिवाइड बाय t² हो गया। समझ में आया, ठीक। तो हमें क्या मिल गया भाई, फोर्स इज इक्वल टू मिल गया 4π² mr डिवाइड बाय t²। ठीक है, अब कहीं ना कहीं हम यहां से एक चीज मिलेगी हमें, देखिए क्या मिलेगा, देखिए यदि मैं क्या करता हूं, a होता है कितना, v²/r होता है। ठीक है, तो क्या समझ में आया भाई यहां तक कि फोर्स कितना हो गया भाई, 4π² mr के अपॉन t² के बराबर हो गया। ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, जनरली एफ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने केपलर्स थर्ड लॉ क्या पढ़ा था, मैंने आपसे कहा कि न्यूटन ने अपना जो लॉ दिया था वो कहां से दिया था, केपलर के थर्ड लॉ से दिया था। तो केपलर्स थर्ड लॉ क्या है, फ्रॉम केपलर्स लॉ, क्या कहता है केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ कहता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, या जो सॉरी t² जो है वो डायरेक्टली या इक्वल होता है kr³ के, है ना, मतलब ये t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r³ के। ठीक है, तो यदि मैं इस t² की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देता हूं तो क्या मिलेगा हमें भाई, f इज इक्वल टू मिल जाएगा, मैं fc को यहां पर f ही लिख रहा हूं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं क्या लिख रहा हूं, f ही लिख रहा हूं। ठीक है, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये 4π² इंटू mr डिवाइड बाय kr²। तो एक r से क्या हो गया, ये r कैंसिल हो गया। ठीक है, तो उनने क्या देखा यहां पर, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज मिली उनको, क्या मिली कि जो ये सब है ये सब तो कांस्टेंट है भाई, 4π² के इनने कांस्टेंट ले लिया,
तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिला उनको, m मिला, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मिला आर स्क्वायर। कहीं ना कहीं आर क्यूब था ना भाई, यहां पर आर क्यूब था, एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया मास, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब यहां से उनको समझ में आया कि भाई जो फोर्स होता है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके, है ना। तो ये सारी बातें न्यूटन ने यहां से देखी, किसके लॉ से, केपलर्स के लॉ से, ठीक है। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम दिया जिसको कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो इस चैप्टर का नाम भी है ना, ग्रेविटेशन, है ना। ग्रेविटेशन क्यों पढ़ा, क्योंकि न्यूटन ने एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे यूनिवर्स में जो भी फोर्स काम करता है किसी भी दो बॉडीज के बीच में, वो हमेशा हर जगह वैसा का वैसा ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, पूरे यूनिवर्स में वो फोर्स सेम लगता है, उसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती, इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा उसके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। और क्या कहा उन्होंने अपने लॉ में, न्यूटन ने कहा कि दो प्लैनेट चाहे वो कितने भी डिस्टेंस पे क्यों ना हो, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी क्यों ना हो, वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। वो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। आया समझ में। उनने ये कहा कि दो प्लैनेट, सपोज करते हैं कि भाई हमारे पास दो प्लैनेट है, एक बड़ा प्लैनेट है जिसका मास हमने कैपिटल एम ले लिया है, ठीक है, और एक स्मॉल प्लैनेट है जिसका हमने मास ले लिया है स्मॉल एम, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमने उसको ले लिया आर, ठीक है। तो इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा, क्या काम करेगा, वो फोर्स काम करेगा, वो फोर्स हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। और ये जो फोर्स होगा, ये जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। समझ में आया। तो इस तरह से उन्होंने इसको डिफाइन किया, और उन्होंने कहा कि यदि दो ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटे छोटे हैं साइज में, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी बहुत कम होगा, और यदि वो बॉडीज बहुत बड़ी हैं तो उनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है, मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जितना मास बढ़ाओगे उतना उनका फोर्स, उनके बीच का जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा, ऐसा न्यूटन ने कहा था। जैसे हम बात करें कि अर्थ और मून, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा है, इसलिए मून का इफेक्ट अर्थ के ऊपर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। देखिए जब भी हम बात करें समुद्र की सी में, हमने देखा है कि ज्वार भाटा आता है, या फिर जो टाइड्स आते हैं, ये कहते हैं कि भाई वो मून की वजह से आते हैं, है ना। सोचिए कि भाई वो हर 15 दिन में कहीं ना कहीं मून जो है रोज उसकी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो यदि वो पोजीशन चेंज कर रहा है तो हमारे अर्थ पे भी उसके कई सारे चेंजेस दिखाई देते हैं उसकी वजह से। समझ में आ रहा है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा क्यों है, क्योंकि इन बॉडी के मासेस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट बहुत छोटे हैं, यूनिवर्स में कहीं भी हैं, उनके बीच में फोर्स काम करेगा, लेकिन वो मास बहुत कम है उन दोनों का, इसलिए फोर्स भी क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। तो अब यहां में क्या दिखाई रहा है, इनको साथ में लिख लेते हैं भाई, साथ में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब मुझे ये प्रोपोर्शन हटाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, दैट इज F इज इक्वल्स टू, यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, जब भी प्रोपोर्शन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहां पर जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, कैपिटल G होगा, कैपिटल M था, स्मॉल m था, और डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो यहां G क्या है, यहां G जो है एक कांस्टेंट है, उसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसको यूनिवर्सल क्यों बोला, क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जाइए आप फिक्स्ड होती है, वो कितनी होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो जी क्या है, जी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, एंड नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट है, ठीक है।
ये ध्यान रखिएगा। और इसकी जो वैल्यू होती है, मैंने कहा फिक्स्ड होती है, और कितनी होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, यहां लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ जी। वैल्यू ऑफ जी जो होती है इज इक्वल टू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज द यूनिट। ठीक है, तो 6.673 10⁻11 ये वैल्यू होती है कैपिटल जी की। ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, हमेशा फिक्स्ड होती है। चाहे आप मून पे बात करिए कैपिटल जी की वैल्यू, अर्थ पे बात करिए, या यूनिवर्स में किसी भी कोने में चले जाइए, आप कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा कितनी देखेंगे, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही देखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, ग्रेविटेशन की। ठीक है, अब हम इसका एक स्टेटमेंट जो है वो लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है द फोर्स ऑफ attraction between two planets। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। anywhere in the space, anywhere in the space, the force of attraction between two planets anywhere in the space is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance। ठीक है, क्या लिखा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू प्लैनेट्स anywhere in the space is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of their distance, जैसा हमने यहाँ लिखा था। ठीक है, product of their masses and inversely proportional to square of their distance, मतलब जब मास बढ़ाओगे बॉडी का तो उनके बीच का फोर्स बढ़ेगा, और मास कम करोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, और यदि इनके बीच के डिस्टेंस को कम करोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। देखिए, आपने दो मैग्नेट्स को भी देखे होंगे, मैग्नेट से दूर ले जाते हो तो उनका फोर्स कम हो जाता है, लेकिन जब पास लाते हो तो उनका फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वैसे ही दो बॉडीज यूनिवर्स में कहीं भी हो, उनके डिस्टेंस को यदि आप कम करते जाओगे तो उनके बीच का फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यही कहा था न्यूटन ने अपने इस लॉ में। ये लॉ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, इसके न्यूमेरिकल भी काफी सारे आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिए इस लॉ के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने देखा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और किन किन बातों पे। अब हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात करेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी कि भाई ये मास के ऊपर डिपेंड करती है, कि भाई मास किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना मास बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ता है, और डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना फोर्स कम होता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इफ मास इंक्रीजेस force will increases, but if distance increases force will decreases, है ना। मतलब यदि मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। जो मास एक बॉडी का बढ़े या दो बॉडी का बढ़े, है ना, फोर्स बढ़ेगा, या दोनों का बॉडी का बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो फोर्स होता है हमेशा अट्रैक्टिव होता है। दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, दिस फोर्स इज
ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है। तीसरा होता है ये जो फोर्स होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। क्या होते हैं, दिस फोर्सेस, दिस फोर्स इज ऑलवेज, दिस फोर्स इज ऑलवेज इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हमने पढ़ा था थर्ड लॉ में। ठीक है, मतलब यहां जो एक ऑब्जेक्ट, एक प्लैनेट फोर्स लगाएगा उतना ही अपोजिट फोर्स दूसरा प्लैनेट भी लगाता है। मतलब जितना फोर्स इसका होगा F12 होगा उतना ही फोर्स क्या होगा, F21 भी होगा। मतलब F12 जो होगा वो माइनस ऑफ F21 के बराबर होगा। मतलब दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, फोर्स तो बराबर होते हैं, जितना फोर्स एक बॉडी लगाएगी उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी लगाएगी, लेकिन दोनों का फोर्स हमेशा कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये है एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये एक वीक फोर्स होता है हमेशा। क्या होता है, इट इज अ वीक फोर्स। क्या होता है, इट इज अ वीक फोर्स। क्या होता है, ये वीक फोर्स होता है। ठीक है, चौथी बात होगी हमने देखा। अब पांचवी बात हम करेंगे, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और एंड इट इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, एंड इट इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अब ये जो बात है ये क्या है, ये समझना है आपको कि ये क्या होता है। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब होता है, आप समझिए कि दो प्लैनेट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, क्या वो एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। जैसे मैंने इस पेन को छोड़ा, क्या ये पेन नीचे गिरा तो हमने किसी के कांटेक्ट में, इस अर्थ ने इसको खींचा क्या, मतलब क्या कांटेक्ट में आया, या पेन को मैंने कांटेक्ट में लाने की कोशिश की, क्या नहीं की। इसका मतलब ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, नॉन कांटेक्ट मतलब कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फोर्स में, है ना। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। ठीक है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये है, सपोज करिए इस प्लैनेट के बीच में एक दूसरा प्लैनेट रख देता हूं मैं, ठीक है, तो भी ये फोर्स क्या होगा, हमेशा उतना ही होगा। ठीक है, अब ये फोर्स मैं यहां रख, ये ऑब्जेक्ट यहां रख दूं और फिर इसको यहां उठा के ले आऊं, तो भी ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है सिर्फ, लेकिन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि पाथ कैसा है। ठीक है, तो इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमें 5 पॉइंट समझ में आए क्या क्या। पहला, इफ मास इंक्रीजेस force will also increases, distance increases, force decreases। ठीक है, उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। दिस फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ये हमेशा इक्वल होते हैं, दोनों तरफ से लगने वाले फोर्स, लेकिन एक फोर्स की डायरेक्शन दूसरे के हमेशा नेगेटिव में होती है। ठीक है, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। ठीक है, F21। ठीक, इट इज अ वीक फोर्स। क्या होता है, ये एक वीक फोर्स होता है। ये फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होता है और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई किसके बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में। और बहुत सारी बातें हमें करनी है ग्रेविटेशन के बारे में, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसको हम कहते हैं फ्री फॉल। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो ध्यान दीजिएगा, उसमें और मजा आने वाला है, क्योंकि इससे और आगे जानकारी हमें मिलेगी और मजेदार टॉपिक्स मिलने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।